हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कि पुष्प की संरचना, पुष्प कैसा होता है, पुष्प की संरचना क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो पुष्प की ये आंतरिक संरचना मैंने बना रखी है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दलपुंज क्या होते हैं। यहाँ पे दलपुंज लिखा है, वो क्या होता है। आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, गुड़हल के फूल में पिंक या लाल कलर की पत्तियां होती हैं, वही होते हैं दलपुंज। ठीक है, अब उसमें आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ, सबसे नीचे जहाँ पे ये पतली सी डंडी होती है, वहाँ पे ग्रीन कलर की कुछ हल्की हल्की पत्तियां लगी होती हैं, वो होते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हर फूल में नीचे की तरफ होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और हरे कलर के होते हैं। लेकिन जो दलपुंज होते हैं वो कलरफुल और सफ़ेद कैसे भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपने समझा दलपुंज और बाह्य दलपुंज के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे पुंकेसर। तो ये क्या होता है, आपने गुड़हल में देखा होगा कि एक पतली सी डंडी निकली रहती है ऐसे करके, और उसमें ऐसे हल्के हल्के ऐसे 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 हल्के हल्के से ऐसे येलो कलर का कुछ लगा होता है। तो उसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये जो ये है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा करके कुछ दिखाई देगा। जो कि अगर आप उसे बड़ा करोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। ये क्या होता है, पुष्प में जो परागकण होते हैं वो परागकोश में बनते हैं। ये जो परागकोश है, ये इतना, ये वाला, इसमें परागकण बनते हैं और इसे बोलते हैं परागकोश, यानी कि एंथर। ठीक, अब इसको, ये पूरा जो होता है, ये इतना हिस्सा पतला सा, इसे हम बोलते हैं पुंकेसर, फिलामेंट। ठीक है, तो जो ये पुंकेसर होता है वो पुष्प से जुड़ा रहता है और यहाँ परागकण बनते हैं परागकोश में, ऐसा ही। और इसे एक और बात कह सकते हैं, इसे पुमंग भी कहते हैं। ये जो है इसे पुमंग भी कहते हैं। पुमंग यानी कि हम कह सकते हैं मेल पार्ट। ठीक है, और ऐसा ही है फीमेल पार्ट, जिसे हम कहते हैं जायांग। ठीक है, जायांग में क्या होता है, एक होता है वर्तिकाग्र, ये आपने देख ली, जहाँ ऊपर को होता है वर्तिकाग्र। अब इतना हिस्सा जो ये और ये होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। तो आखिर ये सब है क्या, ये जो इतना है ये हो गया जायांग यानी कि फीमेल पार्ट, और जो ये इतना है ये हो गया पुमंग यानी कि मेल पार्ट, ये पुमंग। ठीक है, तो क्या होता है, परागकोश में, यहाँ परागकोश में जब कोई परागकण बनते हैं तो वो जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो प्रस्फुटन होता है, ये परागकोश जो होते हैं वो फट जाते हैं और इससे परागकण बिखर जाते हैं, हवा में मुक्त रूप से बिखर जाते हैं, और यही परागकण जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र से क्या होता है, एक नली निकलती है यहाँ से सीधा, और ये अंदर पहुँचते हैं, और अंदर पहुँचने के बाद ये संयुग्मन करते हैं और नए फल फूल का निर्माण होता है। ये आप अभी समझिए बस इतना। ठीक, इसके आगे मैं बताऊंगा अभी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फीमेल पार्ट है उसे पुमंग कहते हैं और उसमें परागकोश तथा पुंकेसर आता है। ठीक, और अब फीमेल पार्ट में क्या होता है, फीमेल पार्ट में होता है कि इसमें ये जायांग बोलते हैं इसे, इसमें वर्तिकाग्र और वर्तिका आता है। बेसिकली वर्तिकाग्र का काम क्या होता है, परागकण जो आए हैं यहाँ पे उन्हें पकड़ना, अपना यहाँ पे ऐसे करके उड़ के आए, अगर उड़ते हुए जा रहे हैं तो इसे ऐसे यहाँ चिपका लेना, यहाँ पकड़ लेना, ये वर्तिकाग्र का काम होता है। ठीक, और वर्तिका जो होती है वो आप देख सकते हैं,
जो ये पतला सा है, ये जो पतला सा दिख रहा है यही होता है वर्तिका। ठीक है, वर्तिका का कार्य क्या होता है? एक नली के रूप में, मतलब उसके अंदर नली लेना और यहाँ अंडाशय तक पहुँचाना। ये आपने पढ़ा ऊपर के बारे में, पुष्प के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या आ रहे हैं आपने पढ़ा। मेल पार्ट ये हो गया, फीमेल पार्ट ये हो गया। अब आपने ये भी देख लिया कि दलपुंज और बाह्य दलपुंज क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो गोल सी संरचना है वो क्या होती है। पुष्प में एक गोल संरचना देखी होगी आपने, नीचे फूल के कुछ ठोस ठोस सा होता है, देखा है, गोल गोल। वैसे ही ये भी बनाया मैंने। तो इसमें क्या होता है, इसे तो पहली बात तो ये जो गोल वाली संरचना है ये, इसे बोलते हैं हम अंडाशय। ठीक है, इसे पूरे को बोलते हैं अंडाशय। अब अगर हम अंडाशय के अंदर जाएं तो अंडाशय के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगी एक अंड कोशिका जिसे कहते हैं एग सेल्स। ठीक है, और एक एग सेल्स के बाद मिलता है हमें बीजांड द्वार या बीजांड, ये मिलते हैं हमें। तो जो परागकण होता है वो अंडाशय में प्रवेश करता है, बीजांड में एक बीजांड द्वार होता है, उसके अंदर प्रवेश करके अंड कोशिका के साथ संलयन करके बहुत सारी प्रोसेस करके एक फूल या फल का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरा था एक फूल के बारे में बेसिक सी नॉलेज कि फूल के बारे में हमें सेकंड चैप्टर पढ़ते वक्त क्या पता होना चाहिए। ये आप देखिए, इसका चित्र बनाइए, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन सब के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुमंग, स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट। तो अब हम पढ़ेंगे पुमंग के बारे में, स्टेमेन के बारे में, जो कि होता है मेल पार्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपने जाना कि जो ये परागकोश होता है, ये जो परागकोश है, ये परागकोश, इसके अंदर परागकण बनते हैं। परागकण मान सकते हैं कि वो मेल युग्मक, नर युग्मक का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे बनते हैं इसको जानने के लिए हमने क्या किया है, इसे बीच में से काट दिया है, इसमें एक कट लगा दिया और उसकी जो कटी हुई संरचना है उसे हमने यहाँ प्रस्तुत की है कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, तो ये परागकोश में हमने देखा कि क्या है। इसे काटने के बाद हमने देखा कि इसमें दो पालियां हैं, दो पालियां। इसमें आप कह रहे होंगे इसमें 4 दिख रही हैं, तो 2 क्यों बोल रहे हैं? तो 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसे जोड़े में रखा गया है। 2 पालियां हैं, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, इसको मिलाकर 2 पालियां हैं। ठीक है, और इसमें इसको बोलते क्या है, इन पालियों को, इन्हें बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। इन लोगों को बोलते हैं, इन पालियों को, इनको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में पराग कण बनते हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में छोटे छोटे पराग कण बनते हैं। एक परागकोश में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे पराग कण बनते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बहुत सारे होते हैं, आधे तो नष्ट हो जाते हैं हवा में। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो आपने अभी जाना कि परागकोश में क्या होता है। परागकोश में पहली बात तो 2 पालियां होती हैं और इन पालियों को बोलते हैं हम लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और इन प्रत्येक पालियों में परागकोश का निर्माण होता है। जब ये परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो इन्हें पड़ जाता है परागकोश और ये बाहर निकल आते हैं, हवा में मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपने पुमंग के बारे में जाना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि परागकोश बनते कैसे हैं। कह सकते हैं कि हम परागकोश के निर्माण के बारे में अब जानेंगे। ठीक, तो इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी जनन, लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन।
लघु बीजाणु जनन कह लो या पुंम बीजाणु जनन कह लो, बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि परागकोश का निर्माण कैसे होता है। ओके, तो आप ये चित्र बनाइए और जो मैंने अभी बातें बोली वो नोट करके लिख लीजिए पॉइंट बना के। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन या पुंम बीजाणु जनन। इसका मतलब होता है कि पराग कणों के बनने को ही हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन या पुंम बीजाणु जनन, पराग कणों के निर्माण को। तो ये होता कैसे है, तो समझते हैं इसे। पहली बात तो हम पराग कण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पराग कण कहाँ बनते हैं, पराग कोश में बनते हैं। तो पराग कोश में एक कोशिका होती है, अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है। ये कोशिका जो होती है वो आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी होने के बाद वो बन जाती है प्रपशु कोशिका। ये प्रपशु कोशिका, ये जो प्रपशु कोशिका है, ये विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक होता है प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक पुंम बीजाणु कोशिका, ठीक है। तो जो ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है, ये वाली पहली वाली, जो ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है वो विभाजित होती है, ठीक। और विभाजित होकर बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम में डिवाइडेड हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक। अब ये मध्य स्तर क्या करता है, ये बाह्य स्तर क्या करता है, ये पराग कणों, जो परागकण बनते हैं उनका रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है, मतलब उनकी रक्षा करता है, ठीक। और मध्य स्तर क्या होता है, मध्य स्तर जो होता है वो पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है मध्य स्तर। और जो ये टेपिटम होता है, ये टेपिटम, ये वाला, ये क्या होता है, ये जो परत होती है कोशिका वो पूरी गल जाती है, एकदम गल जाती है। और गलने के बाद अंतः स्तर में, मध्य स्तर में पल रहे या बन रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करता है ये टेपिटम। तो कुल मिला के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतः स्तर में बन रहे पराग कणों को पोषण कौन प्रदान करता है, तो टेपिटम पोषण प्रदान करता है, ठीक। ये तो हो गया कि पराग कण को पोषण कैसे प्रदान होता है। अब आता है कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। तो पराग कणों का निर्माण होता है प्राथमिक पुंम बीजाणु कोशिका से। कैसे, प्राथमिक पुंम बीजाणु कोशिका जो होती है ये समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन कर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर पराग कणों का निर्माण करती है। बस बन गए पराग कणों का निर्माण। है ना, कितना इजी। क्या है इस, एक बार और समझते हैं क्या होता है। पराग कोश में एक अधोस्तरीय कोशिका होती है, वो आकार में बड़ी हो जाती है और वह प्रपशु कोशिका बनाती है। प्रपशु कोशिका जो होती है वो विभाजित हो जाती है दो भागों में, एक होता है प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक होता है प्राथमिक पुंम बीजाणु कोशिका, ठीक। अब ये प्राथमिक वित्तीय जो कोशिका है ये तीन भागों में बढ़ जाती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम। अब बाह्य स्तर क्या करता है, बाह्य स्तर पराग कणों को रक्षा प्रदान करता है, रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। मध्य स्तर जो होता है वो पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। लेकिन टेपिटम क्या करता है, टेपिटम अंतः स्तर में बन रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, वो भी खुद गल जाता है, एकदम गल जाता है, समाप्ति हो जाता है, फिर जाके पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, ठीक। अब आता है कि परागकण बनते कैसे हैं। तो परागकण बनते हैं प्राथमिक पुंम बीजाणु कोशिका से। इसमें यह समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करके ये बनाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके परागकणों का निर्माण करती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसको एक चित्र के थ्रू समझाता हूँ, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
इसे एक चित्र के द्वारा समझिए, ठीक है, चित्र के थ्रू समझिए। क्या है कि जो ये 3 स्तर बनने थे वो 3 स्तर यहाँ दर्शाए गए हैं। कैसे? ये जो सबसे बाहर वाला स्तर है, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे, ये है बाह्य स्तर, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। और जो ये है, ये हो गया आपका ये वाला मध्य स्तर, जो कि ये है, ये लिखा। और जो ये है अंदर, सबसे अंदर वाला स्तर, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन है, ये हो गया टेपिटम, ठीक। तो हमने आपको बताया कि ऐसा होता है। अब प्राथमिक पूर्ण बीजाणु कोशिका के बारे में जानिए। ये प्राथमिक पूर्ण बीजाणु कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन करके एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना रही थी, वैसा ही चित्र में दर्शाया गया है। और ये जो कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन करके बहुत सारे परागकण बना रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों बनाया गया है चित्र। परागकण, ठीक है, आपको ये समझ में आया? आई होप कि परागकण कैसे बनते हैं। तो परागकण परागकोश में बनते हैं और इसमें लघु बीजाणु जनन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी क्या होती है, यह आपने पढ़ लिया। पुमंग के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परागकण की संरचना क्या होती है। ये जो परागकण बने हैं वो कैसी संरचना वाले होते हैं। इसमें मैंने जितना भी आपको बताया उसे आप देखिए, इसमें जितने भी चित्र हैं उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए और फिर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये चित्र बना लीजिए, सारे चित्र बनाया करिए क्योंकि ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। परागकण आपको समझ में आ गया कैसे बनता है, ये पूरा परागकण के बारे में था। और अब एक पुष्प के बारे में मैं बताना चाहूँगा एक क्वेश्चन, कि पुष्प में क्या होता है। पुष्प में 2 चक्र होते हैं, एक होता है सहायक चक्र, एक होता है आवश्यक चक्र। तो जो सहायक चक्र होता है उसमें तो सबसे 2 आते हैं, एक आता है दलपुंज, एक होता है बाह्य दलपुंज, ठीक। और एक होता है जो आवश्यक चक्र, उसमें आते हैं जायांग तथा पुमंग। पुमंग के बारे में आपने पढ़ लिया, अब जायांग के बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ANS क्लासेस। शुक्रिया।